हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जय सिंह सूर्यवंशी। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने न्यूक्लियस जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल है उसको डिस्कस करना स्टार्ट किया था। हमने कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट को डिस्कस किया था, किसने डिस्कवरी की न्यूक्लियस की, और न्यूक्लियस को फर्स्ट टाइम किस में ऑब्जर्व किया गया था। तो इस तरीके से आपके पास में कुछ क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं टेस्ट के अंदर, तो आपको उसको गलत नहीं करना है, ध्यान देना उस पर। इसके बाद में बेटा हमने क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लिया था। मैंने आपको ये भी बताया था कि क्रोमोसोम्स किन किन से मिलके बने। तो क्रोमोसोम्स मिलके बने डीएनए से, जो कि डीएनए वाला पार्ट सारा क्रोमेटिन मटेरियल में प्रेजेंट होता है। तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलके क्या बने बेटा, क्या फॉर्म हुए, क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर को भी हमने डिस्कस कर लिया था कि क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर में क्या क्या कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। तो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में हमने देखा कि सबसे बीच में एक प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन रीजन प्रेजेंट है जिसे बोलते हैं हम सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के साथ में कुछ आर्म्स अटैच होती है बेटा, एक आर्म होती है पी आर्म और दूसरी आर्म होती है क्यू आर्म। पी आर्म और क्यू आर्म ये दोनों सेम साइज या फिर डिसिमिलर साइज की हो सकती है। तो क्रोमोसोम्स जो सेंट्रोमियर है उसकी पोजीशन के बेसिस पे अलग अलग टाइप के होते हैं, आपको मॉड्यूल में देखने को मिलेंगे। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक, अलग अलग फॉर्म में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो इनकी शेप भी बेटा अलग अलग होती है और ये शेप हमें देखने को मिलती है तो सेल डिवीजन के एनाफेज स्टेज में। क्लियर? मेटाफेज स्टेज में हमें क्रोमोसोम्स क्लियरली विजिबल होते हैं और हमें जो क्रोमोसोम्स की डिफरेंट शेप जो है अल्फाबेटिक शेप में दिखाई देते हैं क्रोमोसोम्स, तो वो दिखाई देते हैं एनाफेज स्टेज में, जो कि सेल डिवीजन की एक स्टेज है। इसके बाद में आज की क्लास में हम एक डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं बेटा क्रोमोसोम का। क्रोमोसोम का डायग्राम कैसा होता है तो देख लेते हैं हम। क्रोमोसोम का डायग्राम, न्यूक्लियस का डायग्राम कैसा होता है तो हम वो देख लेते हैं एक बार। तो न्यूक्लियस एक राउंड शेप का होता है बेटा। न्यूक्लियस एक राउंड शेप की स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये जो राउंड शेप की स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस की, ये डबल मेम्ब्रेन से कवर होती है। तो यहाँ पर दो मेम्ब्रेन होती है बेटा, एक मेम्ब्रेन तो ये दिख रही है आपको, दूसरी मेम्ब्रेन और प्रेजेंट है, ठीक है, दूसरी मेम्ब्रेन और प्रेजेंट है यहाँ पर। तो इन्हीं दो मेम्ब्रेन से मिलके ये न्यूक्लियस कवर है, ठीक है। तो न्यूक्लियस इस दो मेम्ब्रेन से कवर है, इस दो मेम्ब्रेन की कवरिंग से कवर है बेटा ये न्यूक्लियस। अभी क्या है, क्यों बनाया मैंने ये आगे देखते हैं हम, ठीक है बेटा। तो न्यूक्लियस इस दो कवरिंग से मिलके बना है, ठीक है। न्यूक्लियस इस दो कवरिंग से मिलके बना है। और यहां पर मैं जो ये स्ट्रक्चर बना रहा हूं बेटा, ये आपको भी इस तरीके से बनानी है ना। इसको थोड़ा पास ही रखना है, ज्यादा गैप भी नहीं होना चाहिए इसमें, वरना ये डायग्राम आपका बिल्कुल ऑड लगेगा। क्लियर? तो इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होती है न्यूक्लियस की, जहां पर दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। एक मेम्ब्रेन आपको ये दिख रही है, दूसरी मेम्ब्रेन आपको ये वाली नजर आ रही है, ठीक है। तो दो मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, एक है बेटा ये बाहर वाली जिसको बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, ये है आउटर मेम्ब्रेन, और दूसरी ये है इनर मेम्ब्रेन। तो दो मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन, दूसरी इनर मेम्ब्रेन। इसके बाद में यहां पर जो आपको ये पोर की तरह स्ट्रक्चर दिख रही है बेटा, ये पोर की तरह स्ट्रक्चर, इन पोर्स को बोलते हैं हम
न्यूक्लियर पोर। क्या बोलते हैं बेटा? इनको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। अब ये जो दो मेम्ब्रेन है, इन दोनों मेम्ब्रेन को बोल रहे हैं, एक मेम्ब्रेन बाहर वाली से बोल रहे हैं हम आउटर मेम्ब्रेन, दूसरी है इनर मेम्ब्रेन, और दोनों मेम्ब्रेन से मिलके ये न्यूक्लियर एनवेलप बनता है। ठीक है, तो इनको दोनों को मिला के हम कंबाइंडली क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लियर एनवेलप, या फिर बोलते हैं बेटा इसको न्यूक्लियर, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर एनवेलप, है ना, या फिर बोलते हैं हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या फिर और क्या बोलते हैं इसको? उसको बोलते हैं बेटा कैरियोथिका। क्या बोलते हैं बेटा? कैरियोथिका। ठीक है, तो कैरियोथिका भी इन दोनों मेम्ब्रेन को बोलते हैं बेटा। ये दोनों मेम्ब्रेन जो है इसको हम न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना, न्यूक्लियोलेमा, या फिर कैरियोथिका, कुछ भी वर्ड आपके पास आ सकता है, तो आपको छोड़ना नहीं है। न्यूक्लियर पोर क्या है? तो ये जो आपको स्पेस दिखाई दे रहा है बीच में, गैप जो दिखाई दे रहा है, इसको बोल रहे हैं हम न्यूक्लियर पोर। फिर इस न्यूक्लियस के अंदर आपको एक और स्ट्रक्चर दिखाई देती है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर आपको एक और स्ट्रक्चर दिखाई देती है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं बेटा? तो बोलते हैं न्यूक्लियोलस, बोलते हैं न्यूक्लियोलस। तो अभी हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की कैसी स्ट्रक्चर होती है। तो हमने देखा न्यूक्लियस एक राउंड शेप का सेल ऑर्गेनल है, स्फेरिकल शेप का होता है। इसमें दो मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन, दूसरी इनर मेम्ब्रेन। दोनों को मिला के बोल सकते हैं हम कैरियोथिका, न्यूक्लियर एनवेलप, या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या फिर न्यूक्लियोलेमा। ये बेटा न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर ज्यादा से ज्यादा पार्ट कवर करने वाला एक और इसके अंदर स्ट्रक्चर है जो कि है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियस के अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, सुपर कॉइल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, देखिए बेटा, ये जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ग्रीन से लिख देता हूं आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बेटा, इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रोमेटिन थ्रेड या क्रोमेटिन फाइबर। एक ही बात है, क्रोमेटिन थ्रेड या क्रोमेटिन फाइबर। क्लियर? फिर इसके अंदर आपको ये जो क्रोमोसोम बेटा है, जब इन क्रोमोसोम को कलर किया जाता है ऑब्जर्व करने के लिए, है ना, इस क्रोमोसोम को जब स्टेन किया जाता है, इस क्रोमेटिन थ्रेड को जब स्टेन किया जाता है, तो स्टेन करने के बाद या फिर कलर करने के बाद में दो तरह के ये हमें क्रोमेटिन थ्रेड दिखाई देते हैं। एक ऐसे जो कि डार्क स्टेन होते हैं, दूसरे ऐसे जो कि लाइट स्टेन होते हैं। ठीक है, तो दो तरह के होते हैं, यू क्रोमेटिन और हिट्रोक्रोमेटिन। ठीक है, जो डार्क स्टेन होते हैं उन्हें बोलते हैं हम यू क्रोमेटिन, जो लाइट स्टेन होते हैं उनको बोलते हैं हम हिट्रोक्रोमेटिन। हिट्रोक्रोमेटिन में एक्टिव जीन्स एब्सेंट होते हैं, और जितने भी यू क्रोमेटिन होता है बेटा, उसके अंदर एक्टिव जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक प्रोटीन्स फॉर्म कर सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस वाले जीन प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद में इस पूरा जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर कुछ फ्लूइड पार्ट है। ये जितना भी मैं ब्लैक से रिप्रेजेंट कर रहा हूं बेटा, ये इसके अंदर का फ्लूइड पोर्शन है, इसके अंदर का फ्लूइड पार्ट है। ठीक है,
इसके अंदर का ये जितना फ्लूइड, ब्लैक से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, ये जितना भी अंदर का फ्लूइड पार्ट है, इस अंदर के फ्लूइड पार्ट को बोलते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म, या फिर कई जगह वर्ड लिखा होता है कैरियोप्लाज्म। ठीक है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोप्लाज्म क्या होता है बेटा? तो न्यूक्लियस के अंदर जितना भी लिक्विड पार्ट प्रेजेंट है, जितना भी न्यूक्लियस के अंदर का मैट्रिक्स है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? तो न्यूक्लियर सैप, न्यूक्लियोप्लाज्म, कैरियोप्लाज्म, ऐसे वर्ड इसके लिए यूज किए जाते हैं। इसके बाद में बेटा ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, ये वाली, ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है न्यूक्लियर पोर, ये न्यूक्लियर पोर से ही क्या अटैच होते हैं? इस न्यूक्लियर पोर से ही इसके सराउंडिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। लेकिन अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा इसके साथ में, तो ये पूरा हौच-पौच हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए मैं नहीं बना रहा हूं। लेकिन इस वाले पोर से यहां पर इसके सराउंडिंग सेल में क्या प्रेजेंट होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो न्यूक्लियर पोर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस न्यूक्लियस के अंदर। ये जो बेटा न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियर पोर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक्चुअली में ये कोई पोर नहीं होते हैं, ये कुछ प्रोटीन्स होती हैं बेटा, जो कि मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट में या फिर मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है कि इस न्यूक्लियोप्लाज्म में एंटर कर सके, या फिर इस न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में मूव कर सके। तो मॉलिक्यूल्स के एक्सचेंज में ये हेल्प करती है न्यूक्लियर पोर। इसके बाद में दो कवरिंग से घिरा है ये न्यूक्लियस, एक है आउटर मेम्ब्रेन, आउटर कवरिंग, दूसरी इनर कवरिंग। तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, क्लियर? न्यूक्लियोलस सबसे ज्यादा पार्ट कवर करता है इस न्यूक्लियोलस सबसे ज्यादा पार्ट कवर करता है इस न्यूक्लियस के अंदर। देखो सबसे ज्यादा पार्ट कवर कर रहा है, और बहुत ज्यादा अमाउंट में यहाँ पर कुछ थ्रेड्स प्रेजेंट है, कुछ फाइबर्स प्रेजेंट है, और इस सुपर कॉइल्ड फाइबर को बोलते हैं हम क्रोमेटिन थ्रेड। जितना भी इसके अंदर का मैट्रिक्स है न्यूक्लियस में, उसे बोलते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम, आपको पता होना चाहिए। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें सेल चैप्टर के अंदर, कि आपको लेबलिंग के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस दे सकते हैं। तो न्यूक्लियोलस जरूरी है पता होना आपको। न्यूक्लियोप्लाज्म इसके अंदर का फ्लूइड पार्ट है। कैरियोप्लाज्म भी वर्ड आ सकता है न्यूक्लियोप्लाज्म की जगह, या फिर न्यूक्लियर सैप वर्ड आ सकता है, SAP, न्यूक्लियर सैप। इसके बाद में क्रोमेटिन थ्रेड क्या होते हैं बेटा? क्रोमोसोम्स ही, आपने जो कल क्रोमोसोम्स देखे थे, तो ये क्रोमेटिन थ्रेड ही क्रोमोसोम्स की फॉर्म में मॉडिफाई होते हैं। ये क्रोमेटिन थ्रेड क्रोमोसोम्स की फॉर्म में बदल जाते हैं। और कब बदलते हैं बेटा? जैसे ये सेल डिवाइड करने को होगी, जैसे डिवाइडिंग सेल होती है कोई भी, तो जैसे ही सेल डिवाइड करने के लिए पहुंचेगी, सेल साइकिल स्टार्ट होगा, वैसे ही ये जितना भी क्रोमेटिन थ्रेड है, ये क्रोमेटिन थ्रेड मॉडिफाई होके क्रोमोसोम्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है। ठीक है, यही क्रोमेटिन फाइबर किसकी फॉर्म में बदल जाते हैं? तो क्रोमोसोम्स की फॉर्म में। और हमने क्रोमोसोम का डायग्राम देख लिया। क्रोमोसोम की डायग्राम में बेटा ये जो क्रोमेटिड्स होते हैं, उन क्रोमेटिड्स है ना, जो क्रोमोसोम होते हैं, उन क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स पे जो हमने आर्म्स देखी थी, उन आर्म्स के ऊपर छोटी छोटी सी कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, और उन स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम जीन्स, GENES, जीन्स। और ये जीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हर एक प्रोटीन जो भी हमारी बॉडी के अंदर बन रही है, जितने भी हम फंक्शंस कर पा रहे हैं, हमारी बॉडी की जितनी भी मॉर्फोलॉजी है, वो सारी उस जीन्स की वजह से होती है। तो जीन्स आर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हेरिडिटी। तो हेरिडिटी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? जीन। और जीन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सो दे आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ क्रोमोसोम्स। क्लियर? तो क्रोमोसोम्स की सरफेस पे, क्रोमेटिड्स पे जीन्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जीन्स ही
बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये जीन्स हमारी जो बॉडी में जितनी भी प्रोटीन्स बन रही है उनको कोड करने का काम करते हैं, ठीक है। हर एक प्रोटीन के बनने के लिए एक जीन रेस्पॉन्सिबल है। तो काफ़ी सारे डिफेक्ट्स भी हो जाते हैं, काफ़ी सारी डिसऑर्डर भी होते हैं, काफ़ी सारे हेरिडिटरी डिजीज होते हैं बेटा, जहाँ पे क्रोमोसोम्स को स्टडी किया जाता है। कई बार जीन में कोई डिफेक्ट हो जाता है जिसकी वजह से काफ़ी सारी डिजीज हो जाती हैं। तो हम डिस्कस करेंगे, जैसे जैसे चैप्टर में आती जाएगी हम उस पार्ट को डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। जैसे आपने एक नाम सुना होगा बेटा सिकल सेल एनीमिया, तो वो भी जीन में ही डिफेक्ट की वजह से होती है। एल्बिनिज्म, फिनाइल कीटोन्यूरिया, तो ये सारी कुछ डिजीज है जो कि जीन में डिफेक्ट की वजह से होती है। तो जीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर जीन में कुछ भी डिफेक्ट हुआ तो काफ़ी सारी प्रोटीन्स फॉर्म नहीं हो पाएगी और हमारी बॉडी के फंक्शंस में गड़बड़ हो जाएगी, डिस्टर्बेंस हो जाएगी, जिसकी वजह से काफ़ी सारी डिजीज अराइज हो सकती हैं, ठीक है बेटा। ये न्यूक्लियस का डायग्राम है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से बनाना बेटा। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आ गया, डायग्राम देख लिया, इसको रफ करता हूं मैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं हम न्यूक्लियस के बारे में। कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं हम न्यूक्लियस के बारे में। तो हमने डिस्कस किया था बेटा कि न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल। न्यूक्लियस कैसा सेल ऑर्गेनेल है? ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल है। और ये किससे कवर होता है? तो दो मेम्ब्रेन से कवर होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन, दूसरा इनर मेम्ब्रेन। कवरिंग ऑफ nucleus is called nuclear envelope, कैरियोथिका, ठीक है। न्यूक्लियर एनवेलप भी बोलते हैं बेटा, कैरियोथिका भी बोलते हैं। न्यूक्लियो लेमा, न्यूक्लियोलेमा भी बोलते हैं, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो कवरिंग ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनवेलप, कैरियोथिका, न्यूक्लियोलेमा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इट कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है बेटा। जितना भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन एट many region is called nuclear pore, ठीक है बेटा। तो न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल है। न्यूक्लियस की जो कवरिंग होती है उसे बोलते हैं हम न्यूक्लियर एनवेलप, कैरियोथिका, न्यूक्लियोलेमा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो कोई सा ही वर्ड आ सकता है, आपको सारे वर्ड पता होना चाहिए। जेनेटिक इंफॉर्मेशन इसके पास में होती है, हम ये पॉइंट लिख चुके थे, अगर लिखा हुआ है तो रहने देना बेटा। इसके बाद में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जहां पर एब्सेंट होती है उन रीजन्स को, उन प्लेसेस को बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। नोट डाउन कीजिए।
ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। न्यूक्लियस में जो मेम्ब्रेन उसको क्या बोलते हैं। इसके बाद में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है ना, और जहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है उसे बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। आगे कुछ और पॉइंट लिख लेते हैं हम। thread-like structure present inside the nucleus is called nucleolus। ठीक है, nucleolus is regarded as brain of nucleus or protein factory। It was observed by फोंटाना। ठीक है, तो जितना आपको दिख रहा होगा कि उसके अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थी न्यूक्लियस के, जिसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस अराउंड 15 to 25% जो न्यूक्लियस का मास है उसको कवर करता है, और न्यूक्लियस को बोलते हैं ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियोलस को बोलते हैं ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस या फिर प्रोटीन फैक्ट्री। क्योंकि ये प्रोटीन फैक्ट्री क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या सिंथेसाइज करते हैं बेटा, आरएनए और राइबोसोम, है ना। राइबोसोम फैक्ट्री लिखो बेटा, इधर प्रोटीन फैक्ट्री नहीं, इधर लिखो राइबोसोम फैक्ट्री, राइबोसोम फैक्ट्री। ठीक है, तो राइबोसोम्स को बनाने का काम ये न्यूक्लियोलस करते हैं, और ये राइबोसोम्स प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। तो इसलिए इन न्यूक्लियोलस को बोलते हैं राइबोसोम फैक्ट्री, और प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं बेटा राइबोसोम्स को, क्योंकि राइबोसोम्स अल्टीमेटली क्या बनाने का काम करते हैं, प्रोटीन्स बनाने का काम करते हैं। तो इट वाज डिस्कवर्ड और ऑब्जर्व बाय फोंटाना। इसको डिस्कवर और ऑब्जर्व किया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम है फोंटाना। नोट डाउन कीजिए बेटा। चलो इसको लिख लो पहले, फिर इसके बाद लिखता हूं। चलो यही लिख देता हूं बेटा एक पॉइंट। न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट इन डिवाइडिंग सेल। तो जो भी डिवाइडिंग सेल होती है, जब सेल डिवाइड करने वाली होती है, वैसे ये न्यूक्लियोलस एब्सेंट हो जाता है बेटा। काफ़ी सारी वहाँ पे स्ट्रक्चर्स डिसअपियर हो जाती हैं, तो उसमें से एक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोलस, तो न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर हो जाता है। साथ के साथ में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपियर हो जाती है, तो वो आपको अभी रहने दो, पर इतना समझो कि न्यूक्लियोलस एक नॉन डिवाइडिंग सेल में ही दिखाई देता है, डिवाइडिंग सेल के अंदर ये एब्सेंट होता है। नोट डाउन कीजिए बेटा। ठीक है, रफ करता हूं बेटा उसको, कुछ और पॉइंट लिख लेते हैं हम जल्दी से। Chromatin fiber modified in the form of a rod-like structure is called
क्रोमोसोम, है ना, इसी में लिख लो ये पॉइंट, विच इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, किससे मिलके बना होता है क्रोमोसोम? तो डीएनए से मिलके बना होता है, साथ ही साथ में हिस्टोन प्रोटीन से मिलके बना होता है। जीन्स आर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, जितने भी कैरेक्टर्स हमारे पास होते हैं हमारे पेरेंट्स से हम में, वो इन जीन्स के थ्रू होते हैं बेटा, और उनको ले जाने का काम ये कौन करता है? क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स को बोलते हैं हेरिडेटरी व्हीकल, क्योंकि क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं, तो क्रोमोसोम जीन्स को लेके जाते हैं, और जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर्स की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है हमारे पेरेंट्स की, वो होती है इन जीन्स के पास में। तो जीन्स की वजह से हम में कैरेक्टर होते हैं पेरेंट्स की तरह। तो हेरिडेटरी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है बेटा? ये जीन्स, और ये जीन्स को ले जाने का काम क्रोमोसोम करते हैं। तो क्रोमोसोम होते हैं हेरिडेटरी व्हीकल। क्या बोलते हैं बेटा? हेरिडेटरी व्हीकल, क्योंकि क्रोमोसोम्स की सरफेस पे जीन्स प्रेजेंट होते हैं। जीन्स आर लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, इन जीन्स की जो लोकेशन है वो कहाँ है बेटा? क्रोमोसोम्स की सरफेस पे, है ना। और कौन सरफेस पे? तो क्रोमेटिड्स देखे थे बेटा हमने, क्रोमोसोम में जो क्रोमेटिड वाली स्ट्रक्चर थी उसके ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो सारे कैरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन हमारे पेरेंट्स की इन जीन्स में होती है, और इन जीन्स को ले जाने का काम क्रोमोसोम करते हैं। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स आर रिगार्डेड एज हेरिडेटरी व्हीकल। ठीक है, और हेरिडिटी की स्मॉल यूनिट क्या है? तो ये जीन्स। नोट डाउन कीजिए बेटा। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम इतना ही पार्ट कवर करेंगे। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। तब तक के लिए आप नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।